नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रजनीगंधा की खेती से किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। पुराने मछली तालाबों का जीर्णोद्धार करके तालाबों को फिर से बनाए उपयोगी। पिछले कुछ समय से किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए रजनीगंधा की खेती भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, जहाँ तक रजनीगंधा पुष्प की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत पुष्प है और इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अब शुरू होता है। तो हम रजनीगंधा में बताना चाहेंगे कि दो तरह के इसमें पुष्प होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल पेटल, जिसमें 5 पंखुड़ी होती है, और एक होता है डबल पेटल, जिसमें 10 से 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, जो काफ़ी घना होता है। लेकिन खुशबू सबसे ज़्यादा सिंगल पेटल में होती है, और जिसका माला और लरी और ये सब बनता है, बुके में इस्तेमाल होता है। और डबल पेटल फ्लावर बेस और बुके में इस्तेमाल होता है, और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग थोड़ा डिले होती है, फ्लावरिंग डिले होती है। तो ऐसे में हम आपको सजेस्ट करेंगे किसान भाइयों को सिंगल पेटल की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है जो पूरे देश में अच्छी कर रही है। उसका नाम है प्रज्वल। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, रजत रेखा है, फूले रजनी है, अर्का निरंतरा है, ये सब वैरायटीज़ हैं, बट प्रज्वल सबसे अच्छी वैरायटी है। तो इसका कंद लगता है, कंद को लेके और आप इसको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके लगाएं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। रजनीगंधा की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन यह बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी उपज मिलती है। इसकी रोपाई कंद से की जाती है। इसकी खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी और जल निकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रजनीगंधा के लिए जमीन का चुनाव करते समय 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, खेत या क्यारी छायादार जगह पर न हो। दूसरा, खेत या क्यारी में जल निकास का उचित प्रबंध हो। देखिए, जब कंद लगाने की बात शुरू होती है, यानी रजनीगंधा के कंद की जब बुआई करते हैं तो उससे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और अपलैंड हो या मीडियम लैंड हो, और सैंडी सॉयल या सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें पानी का सिंचाई का मतलब मेरे कहने मतलब पानी से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का होना जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 8 से 10 टन गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद देना चाहिए। और उसके बाद जब रोपाई करें तो रोपाई से पूर्व 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा रोपाई से पहले, और जब 15 से 20 दिनों में इसके पौधों का जमाव हो जाता है, उसके बाद 30 से 35 दिनों पर बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और 50 से 60 दिन पर दूसरी मात्रा डाल के मिट्टी में मिला देते हैं।
साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। कंद को उसके आकार और भूमि की संरचना के अनुसार 4-8 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 12 सेंटीमीटर कंद से कंद के बीच की दूरी पर रोपण करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है और समय समय पर इसकी निकाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और ये करीब 2.5 से 3 महीना में फ्लावरिंग शुरू कर देती है और लगभग नवंबर तक, जब तक कि अच्छी तरह से जाड़ा नहीं पड़ती है, तब तक इसके फ्लावर्स निकलते रहते हैं। यानी अगर हम यूँ कहें तो हर 1.5 महीने पर एक बल्ब का इनिशिएशन ऊपर होता है और ये निकलकर उसमें पुष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हुए हैं, वो अभी अपने पुराने तालाबों को तैयार कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि तालाबों में वर्षा जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण क्षमता कम होती जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं बनता। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है लगभग 2 से 3 महीने में। तो उसके पहले जो भी सीजनल तालाब जो कि सूख जाते हैं या फिर नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी है तो अच्छा होगा कि उसको सुखाकर और उस पे नीचे में जो ब्लैक सॉइल, जो गंदगी जमी रहती है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छे से मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं तो। क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें इतने ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, इतने टॉक्सिक पदार्थ होते हैं कि उनको अगर निकाल लिया जाए तब हमारे नीचे से जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लैक सॉइल ऊपर में जमा हुआ है, अगर हम इसको, इस पूरे पोर्शन को एक लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर काट कर हटा दें तो उसके बाद जो नीचे से जो हमारा न्यूट्रिएंट रहेगा उसका ऊपर की तरफ आना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि हमारा जब पानी के बाद जब हम खाद डालेंगे तो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा हमारे तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, प्लैंकटन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमें अच्छी खासी मछलियाँ का जो ग्रोथ मिलता है वो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। कुछ दिनों तक तालाब को सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद खाद और जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। नए या पुराने तालाबों के प्रबंधन के बाद जून महीने में 90 से 100 क्विंटल गोबर की खाद और 2.5 क्विंटल चूना मिलाकर तालाब में आधा मीटर पानी भरें और 10 दिन तक छोड़ दें, जिससे तालाब में रासायनिक क्रियाएं हों और उचित मात्रा में तालाब में प्राकृतिक आहार बन सके। उसके बाद तालाब में आवश्यकता के अनुसार 5 से 6 फीट तक पानी भर दें और मत्स्य बीज सिंचन का कार्य शुरू करें। इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें। इसलिए अच्छा होगा कि तालाब का रिनोवेशन कराएं। साथ ही साथ अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प
डाला हुआ है पहले से। तो ये देखिए हमारे चारों तरफ जो डाइक है वो डाइक पूरी तरह टूटी हुई है। ये इसका कारण केवल और केवल ये कॉमन कार्प का पालन करना होता है, जिसके कारण कि हमारा जो डाइक होता है वो उसकी प्रवृत्ति होती है कॉमन कार्प की कि वो छेद करती है और छेद करते करते डाइक को ढीला कर देती है और एक बार ही पूरा के पूरा डाइक ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो अच्छा होगा कि कॉमन कार्प का पालन कम से कम करें और इस तरह का जब आपके तालाब में हो जाए तो उस तालाब में साइड से पूरा का पूरा जो मिट्टी है उसको हटाकर फिर से तालाब की रीशेपिंग करें, जिससे कि आपको बाद में मछली को जब निकाला जाएगा तो उसमें निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा का सारा मछली का हार्वेस्टिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तालाबों के किनारों पर अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ऊंचे आकार वाले पेड़ उत्तर दिशा में ही हों और पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में छोटे पौधे लगाएं जिसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक ना हो। बारिश के मौसम से पहले अपने तालाब के ऊपरी लेयर जो 10 से 20 सेंटीमीटर का लेयर है ब्लैक सॉइल, उसको हटाने का और साथ में अपने डाइक के निर्माण का अति आवश्यक है कि जल्द से जल्द आप उसको पूरा कर लें। इसके साथ ही साथ अगर आप डाइक का निर्माण सही से कर लेते हैं तो आपको आगे जो खाद का जो मात्रा होगी वो भी आपको कम लगेगी, क्योंकि हमारा ब्लैक सॉइल हट गया है और नीचे से न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ रही है, तो हमें खाद की मात्रा कम से कम लगेगी और आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और कम लागत में ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचें, आइए जान लेते हैं। लॉकडाउन में अनाज भंडार के रूप में किसानों की मेहनत ही देश के काम आ रही है। फिर भी इस वक्त सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। पहले से चला आ रहा कृषि संकट लॉकडाउन के चलते गहरा हो गया है। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन रबी फसलों की कटाई का समय भी है, जिसे अनिवार्य रूप से किसानों को करना है। इसे ध्यान में रखते हुए खेती संबंधी कार्य के लिए किसानों को कई रूप से छूट दी गई है। कुछ सावधानियों को अपनाते हुए किसान खेती के कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस बीच किसानों को यह अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा कि खेती का कार्य करते समय वो सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खेतों में कार्य को अंजाम दें। इसके अलावा खेती के काम को पूरा करने के लिए किसान जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, यानी जिस कार्य को वो बहुत जल्द खत्म करना चाहते हैं उसे थोड़ा अधिक समय में पूरा कर लें, जिससे खेत में दूरी बनी रहेगी और एक साथ कई श्रमिकों को खेत में कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल जरूर हो, लेकिन आप समय न गंवाकर इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित रहकर खेती के काम को पूरा कर पाएंगे। खेत में कार्य करते वक्त किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। इसके अतिरिक्त खेत में खाद या फिर कीटनाशक के अलावा अगर बोरी आदि में कुछ आवश्यक सामग्री ले जा रहे हों तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। तो वहीं खेत पर कोई अनजान श्रमिक आ जाए तो फिर उसे खेत पर आने से रोकें, ताकि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। किसान भाइयों, जब आप फसलों की कटाई और गहाई के काम में ली जाने वाली मशीनों को साफ जरूर कर लें। साथ ही हो सके तो मशीन एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। सबसे जरूरी बात ये कि जब खेत में फसल की कटाई हो तो उसे अधिकतम दूरी पर ढेर बनाएं और एक साथ कई श्रमिकों को एक ढेर पर कार्य करने से रोकें। फसल की कटाई के बाद उसे भंडारित करते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें नई बोरियों में भरें। जब किसान फसल उत्पाद को मंडी में ले जाएं तो वो दूरी बनाए रखें और हर प्रकार से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि आपका ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है और फिर बाद में आप भी चलाएं तो अपने हाथों को मुंह और आंखों से लगाने से बचें और चलाने के तुरंत बाद साबुन से हाथ धोएं और जितना हो सके उतना बाजार का सामान लेने से बचें।
कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में किसान भी खुद को सुरक्षित करने के साथ साथ लोगों के अन्न की भी रखवाली कर रहे हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से खेतीबाड़ी के काम में देरी हो रही है, ऐसे में रबी की अधिकांश फसलें परिपक्व अवस्था में अभी खेतों में ही खड़ी है और इस समय बढ़ते तापक्रम, बिजली के तारों और मानवीय भूल चूक के कारण फसलों में आग लगने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। इसलिए किसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर रणधीर भारद्वाज। देश का अन्नदाता परेशान है। खेतों में फसलें पक चुकी हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आज किसानों को फसल की कटाई के लिए जरूरी यंत्र और मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। देखिए, गेहूं का कटनी जो है लास्ट मार्च में शुरू होता था और 10 अप्रैल तक खत्म हो जाता था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के डर से मजदूर लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं और कटाई नहीं हो रहा है। छोटे छोटे किसान हैं जो कि अपने से गेहूँ काट रहे हैं, इसलिए पूरे बहियार में जो है 10 से 15% तक की गेहूं की कटाई हो सका है। ऐसे में पकी हुई फसलें खेतों में ही खड़ी हैं। कई जगहों पर किसान स्वयं सोशल डिस्टेंस बनाते हुए फसलों की कटाई और गहाई के काम में लगे हैं। अक्सर इस समय तापमान बढ़ने लगता है और फसलें और अनाज सूखा होने के कारण थोड़ी सी चिंगारी में भी भयावह आग का रूप ले सकता है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही क्षणों में जलकर खाक हो जाती है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं, बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। किसान इन सभी फसलों को बचाने के लिए जो पानी का अधिक से अधिक वहाँ पर व्यवस्था रखें। इसमें है कि जो ट्रेंच है, ट्रेंच में जहाँ पर किसान भाई पानी की जो सिंचाई की सुविधा रखते हैं तो ट्रेंच में पानी भरकर रखें। इसके अलावा जो बोरिंग से जब हम पटाव करते हैं तो पटवन करते हैं तो उसमें भी किसान भाइयों को ये होना चाहिए कि वो जब जहाँ पटवन का जो व्यवस्था है उसमें सभी में पानी भर के रखना चाहिए। इसके अलावा उसमें एक और बहुत अच्छी बात है जो किसान भाई कर सकें, तो जब हवा चले, बहुत जोरों का जब हवा चलता है तो इलेक्ट्रिक का जो तार है वो आपस में टकराता है, टकराने पर उसमें आग उत्पन्न होता है। तो ये हम बिजली विभाग को का नंबर रखें और लोकल स्तर पर उसको फ़ोन करके, बिजली विभाग को फ़ोन करके हम उस जब भी हवा चले और जब चिंगारी उस तार के टकराने से उत्पन्न हो तो ये ध्यान रखना है कि बिजली विभाग को तुरंत खबर करें कि वहाँ पर जो लाइन है उसको काट दें। दूसरा है कि लोग में ये सावधानी रखना है कि जब भी आप उपयोग करते हैं बिजली का तो बिजली का उपयोग करें और सुरक्षित रूप से उपयोग करें, और जब उसकी आवश्यकता न हो तो मेन लाइन हर समय काट कर रखें। एक और भी कारण है जो जैसे आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन का, मैकेनाइजेशन का समय है और किसान भाई थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग
इससे थ्रेसर जब चलाते हैं तो उसमें से भी चिंगारी उत्पन्न होता है, तो उससे भी आग लगने की पूरी संभावना होती है। तो ये ध्यान में हर समय रखना है कि थोड़ा सा भी किसी प्रकार का धुआं या जो आग कहीं पर या चिंगारी दिखे तो उसको अविलंब पानी उस पर छिड़काव करके, और वहीं पर सावधानी ये रखना है कि वो जो प्रक्रिया जब हम करते हैं, जब थ्रेसिंग करते हैं तो उसको रोक देना है, और रोक कर हम मतलब उस आग को रोकने की प्रयास कर सकते हैं। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। खेत में फसलों के बीच खाई खोद कर आग को दूसरे खेतों में फैलने से बचाएं। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों और सतर्कता को बरतते हुए आप फसलों में आग लगने वाली घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जसपुर जिला गया से तेजराम यादव ने। आपने मूंग की फसल में किए जाने वाले शस्य कार्यों पर जानकारी चाहिए है। तो तेजराम जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपने जो गर्मा मूंग की फसल लगा रखी है, हम आज उसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं। अगर आपने बुआई के समय खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशी जैसे कि पेंडिमिथेलिन या फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग किया है तो अच्छा है। अगर नहीं किया है तो फिर बुआई के बाद प्रथम निंदाई बुआई के 20 से 25 दिन के बाद करेंगे और दूसरी निंदाई 45 दिन के बाद करेंगे, जिससे जो भी खरपतवार है वो आपके खेतों में नहीं रहेंगे और हमारे मूंग की फसल को काफ़ी लाभ होगा। दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे सिंचाई की बात पे। अगर खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है तो फिर आप मूंग की फसल में सिंचाई बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई देंगे। सिंचाई देने के बाद आपको 3 सिंचाई करना अति आवश्यक है, जो कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद, 35 से 40 दिन के बाद और फली पकने के समय करनी होती है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। मूंग में प्रमुख कीट पत्ती मोड़क और सफेद मक्खी हैं। सफेद मक्खी एक रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों के नरम पत्तियों और नरम तनों के रस को चूसती है, जिससे पौधे कमजोर पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। यह कीट पीला मोज़ेक वायरस और पीला मोज़ेक विषाणुओं को फैलाने में भी सहायक होती है। पीला मोज़ेक विषाणु मूंग का सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से मूंग की उपज घट जाती है। अतः इस कीट का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है और इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोरपिड या फिप्रोनिल 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य।
भरपूर पैदावार के लिए बोरो धान की फसल में करें यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, 501512